सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले शुरुआत इसी बात से की जाए कि आज जो ओपेक प्लस की बैठक होने वाली है उसमें क्या कुछ निकल कर आ सकता है। कच्चे तेल के लिए $95 के आसपास अटका पड़ा जो है, क्या 90 के नीचे या 100 के ऊपर किसी तरफ रेंज तोड़ने के कोई ऐसे संकेत बन सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे ही मीटिंग खत्म हो जाएगी? ऐसे मीटिंग खत्म हो जाएगी अनिल जी। आवाज करेंगे थोड़ी बहुत, हम्म। क्योंकि सऊदी ने कहा है कि उनके पास और क्षमता नहीं है बढ़ाने की। कटौती करेंगे क्या? अब ये है कि रशिया क्या गेम खेलते हैं। देखिए, G7 की बैठक हुई फ्राइडे को। उन्होंने कहा कि रशिया के तेल के आयात पे, निर्यात पे हम प्राइस कंट्रोल लगाएंगे। तो उसके चलते रशिया ने अपनी गैस पाइपलाइन बंद कर दी, जो शुरू होने वाली थी सैटरडे से। उन्होंने फ्राइडे को ही कह दिया कि अब यहाँ पे तेल निकल रहा है एक उसके कंप्रेसर से, तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे जारी। और सीमेंस जो बनाता है वो सारा मशीन, उन्होंने कहा ये तो बहुत आसान चीज है, तो आप ऑन द स्पॉट इसको कर सकते हैं और इससे पाइपलाइन का कोई इशू नहीं है। हमारे पास 4-5 और ऐसे हमने दिए हुए हैं यही मटेरियल जिसके साथ पाइपलाइन चल सकती है। तो पॉलिटिकल रिएक्शन, रशिया क्या करना चाहता है, बाकी मिडिल ईस्ट वाले क्या रशिया के साथ जाएंगे या अमेरिका के साथ जाएंगे, ये अहम बात रहेगी। डिमांड सप्लाई इतना नहीं। बाकी देखें तो चाइना का जो लॉकडाउन है वो जारी है। लगभग 6 करोड़ लोग लॉकडाउन में है। और ये जीरो कोविड की स्ट्रैटेजी बहुत हैरान करने वाली है। 150 केस हुए चेंगडू, उनका जो टाउन है, उसमें 2 करोड़ लोगों के शहर को 6 दिनों से बंद कर दिया और अब बोला है कि सोमवार से बुधवार तक और टेस्टिंग होगी। अभी ये लॉकडाउन में रहेगा। आज शेंजन में बात चल रही है कि शायद टियर्ड लॉकडाउन होगा। वो देखते हैं क्या होता है। तो इससे सप्लाई चेन्स पे बहुत असर पड़ता है। तेल की खपत पे भी, आउटलुक पे असर पड़ रहा है। सो ओवरऑल डिमांड थोड़ी बहुत गिरी है, बट अभी भी सप्लाई डिमांड से कम है। और अगर रशिया तेल नहीं आ पाता है मार्केट में, तो काफी ये कीमतें बढ़ सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता आज कुछ कटौती करेंगे। शोर मचाएंगे थोड़ा बहुत कि हम विचलित हैं, ये चाइना का जो डिमांड गिर रहा है, ग्लोबल रिसेशन आ रहा है, इस सब से हम देख रहे हैं। बट कुछ चेंज नहीं होगा आज के पर्सपेक्टिव में। का साहब से हमें समझना है, पिछले 6 दिनों से जो नैस्डैक गिरा है और 6 में से 5 दिन जो डाउ गिरा है, ये फिर से डॉलर इंडेक्स 110 के पार जो निकला है। बगा साहब, इसका क्या मतलब निकाला जाए दुनिया भर के बाजारों के लिए, हमारे अपने बाजारों के लिए? अनिल जी देखिए, ओवरऑल मार्केट यही देख रहा है कि जो इन्होंने जैक्सन होल में बात करी उसको बुलाना नहीं चाहिए, जो भी अभी नंबर आए। क्योंकि एक बहुत अहम बात इन्होंने की कि 1 महीने की इन्फ्लेशन से हमारा रवैया नहीं बदलेगा, हम रेट हाइक करते ही जाएंगे। ये जरूर है कि फ्राइडे को जो यूएस जॉब रिपोर्ट आई, 315 3,15,000 की जो नए जॉब क्रिएट हुए, वो कम थी पिछले महीने के मुकाबले, और जितना एस्टिमेट था उसके करीबी थी। इससे लोग ये जरूर ऑप्टिमिस्टिक हो गए कि फेड शायद सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए, तो रेट बढ़ाएंगे बट धीरे धीरे हवा निकालेंगे इकोनॉमी से, तो रिसेशन नहीं आएगा। उसके चलते मार्केट्स पहले तो बढ़े, बट फिर हमने देखा कि उस सेशन के एंड तक अमेरिकन मार्केट डाउन रहे। और उसके बाद रशिया की न्यूज आ गई कि गैस सप्लाई वो रोक रहे हैं यूरोप के लिए। जो अब देखिए, कल चेक रिपब्लिक में 70,000 लोग उतर आए सड़कों पर। यूरोप में अब सोशल अनरेस्ट हो सकता है क्योंकि फ्यूल पॉवर्टी हो रही है बहुत। तो ओवरऑल मार्केट क्या देख रहे हैं कि फेड हॉकिश रहेगा। ये जरूर हो गया कि डेरिवेटिव मार्केट्स अब, जहां 70% प्रोबेबिलिटी थी कि 75 बेसिस पॉइंट हाइक करेंगे 21 सितंबर को, अब वो कम हो गई है। लगभग इक्वल प्रोबेबिलिटी हो गई है, 50 बेसिस पॉइंट या 75। तो ये जरूर मार्केट हौसला रख रहा है कि शायद इतना तेज रेट हाइक ना हो। बट ये मुझे कॉम्प्लेसेंसी लग रही है। थर्सडे को पॉवेल की स्पीच है, कैटो इंस्टीट्यूट को वो एड्रेस कर रहे हैं। थोड़ा बहुत उसमें निकल के आएगा, नहीं तो वो यही कहेंगे जब तक इन्फ्लेशन 2% पे ना आए हम तो जारी रखेंगे हॉकिश स्टैंस। और लॉरेंस समर जो पुराने सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी रह चुके हैं, उनका एक बहुत अच्छा बयान आया
अच्छा इस वे में कि पिछले साल वही एक थे जिन्होंने कहा ये इन्फ्लेशन अगले साल बहुत आगे भागेगी, अभी से आप रेट हाइक करिए। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी जो 3.5 3.7% की आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसको 6% पे जाना पड़ेगा इन्फ्लेशन 2% पे लाने के लिए। तो वो फिर से राह दिखा रहे हैं कि आपको हॉकिश रहना चाहिए। तो ये मुझे लग रहा है कि मार्केट्स थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेसेंट हुए। डॉलर जो बढ़ रहा है उससे यही दिख रहा है कि फेड रेट हाइक करेगा 3.7 या 3.8% तक इस साल के अंत की उम्मीद है, अंत में रेट हाइक्स की उम्मीद है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा। 13 तारीख को यूएस का इन्फ्लेशन आंकड़ा आता है अगस्त का। होपफुली वो फिर से नीचे आएगा पिछले महीने के मुकाबले। वो थोड़ा सा स्पेस जरूर देगा फेड को, बट लगता है कि 50 बेसिस पॉइंट लगभग निश्चित है, जो मार्केट के लिए इतनी अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात यही होगी कि अगर थोड़ा ठहराव आ जाए फेड की हॉकिशनेस में, कह दें कि अब ठीक है और 50 बेसिस पॉइंट ही रह गए हैं, हमें इससे ज्यादा रेट हाइक करने की गुंजाइश नहीं लगती, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो 13 सितंबर का आंकड़ा बहुत अहम रहेगा मार्केट के लिए, वो आपको अंदेशा दे देगा। दूसरा है थर्सडे को ईसीबी की मीटिंग है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। वहां पे रेट हाइक की उम्मीद है। 50 करते हैं कि 75, ये देखना पड़ेगा। बहुत लो रेट्स हैं, बट वहां बदहाली भी बहुत है एनर्जी प्राइसेस के चलते। कंपनियां बंद हो रही है, हाउस होल्ड्स के लिए चुका पाना बिजली का बिल मुश्किल हो रहा है। जर्मनी ने कल अनिल जी $65 बिलियन का एक पैकेज निकाला है अपने उपभोक्ताओं के लिए, उनको इलेक्ट्रिसिटी की मार से बचाने के लिए। और पूरे यूरोप में ऑलरेडी 280 बिलियन यूरोस का एक पैकेज है। लगता है वो डबल हो जाएगा अगले महीने में। फ्राइडे को यूरोपियन जोन की भी बैठक है, वहां पे इस तरह के फैसले लिए जाएंगे। तो काफी एनर्जी मार्केट के डेरिवेटिव्स पे अंकुश लगेगा। गैस सब्सिडीज बढ़ाई जाएंगी और हाउस होल्ड्स के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए सब्सिडीज बढ़ाई जाएंगी। सब कुछ ये मार्केट अब देखेगा बहुत करीब से। अभी मैं कहूंगा क्वेश्चन का वक्त है। ये जो मार्केट में थोड़ा बहुत उछाल है, वो सब अब निर्भर करेगा 21 सितंबर को फेड किस तरफ जाता है। जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अब 5वें नंबर पर आ चुकी है, ब्रिटेन को पीछे छोड़कर। सर, इसके क्या मायने समझे जाए और क्या इसके कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और लोकल स्तर पर इकोनॉमी को फायदे होंगे? स्ट्रेट अवे तो कोई फायदा नहीं अनिल जी। रैंकिंग है, बोस्टिंग आप कर सकते हैं कि नंबर 5 हो गए, और हमारे ऊपर जिन्होंने राज किया 200 साल के लिए, उस इकोनॉमी से हम आगे बढ़ गए। बट जो हमें ट्रेंड देखना है, एक है कि 2019 से जीडीपी, अगर आप 3 साल का जीडीपी प्लॉट करें, तो लगभग 3.8% हमारी टोटल ग्रोथ हुई है पिछले 3 साल में। तो 2 साल का लॉस हुआ है कोविड के कारण इकोनॉमी को। दूसरा है यूके से हम कैसे आगे बढ़े। पिछले साल हम केवल $13 बिलियन ही पीछे रह गए थे। इस साल 8% पाउंड गिरा है डॉलर के रुपए के मुकाबले। तो पाउंड में जो डिप्रिसिएशन है वो ज्यादा रही है। बट ओवरऑल ये दर्शा रहा है भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, भारत का जो पॉलिसीज बन रही है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, और भारत का जो सर्विसेज का रिकवरी है, स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर ने पिछले तिमाही में 4.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है रूरल एरिया में भी, और सरकार के जो पॉलिसीज हैं वो अच्छे चले हैं। तो ओवरऑल ये अब यहाँ से तो अब जर्मनी को पकड़ना है हमें जाके। परचेजिंग पावर में देखें तो हम लगभग तीसरे हैं, और जापान जो चौथा है उसके डबल है। परचेजिंग पावर में हमारा जीडीपी $10 ट्रिलियन पे आता है, क्योंकि 1 रुपया जो आप भारत में खर्चते हैं, उसका काफी ज्यादा वैल्यू है बनिस्पत अगर वो अमेरिका में आप कर रहे हो। तो जब उसको इक्वलाइज करते हैं परचेजिंग पावर के टर्म्स में, हम काफी आगे हैं, तीसरे बड़े इकोनॉमी है। और अगले 20 साल में इन नॉमिनल टर्म्स में भी हम तीसरे पे आ जाएंगे, जापान से आगे निकल जाएंगे। वहां डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, हमारी अभी भी ग्रोइंग पॉपुलेशन है। तो ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं। मैकेंजी के सीनियर ऑफिशियल ने पिछले हफ्ते लेख लिखा। उन्होंने कहा
कि ये भारत की सेंचुरी है। ये हम काफी बारी कहते थे इस मिलेनियम की शुरुआत में, बट अब लग रहा है कि वहां हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। तो ओवरऑल काफी सराहनीय है। ये हो जाना था पिछले साल ही, कोविड के कारण हम थोड़ा पिछड़ गए, अब हमारी रिकवरी स्ट्रांग है। इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी तगड़ी अनिल जी, और अगर नॉमिनल लेवल पे देखें तो 26% ग्रोथ है हमारी जीडीपी की, जो रियल टर्म्स में 13.5 आई है। नॉमिनल 26% है, 65 लाख करोड़ पहुंच गया है। बट जो 36 लाख करोड़ का रियल नंबर है, अगर आप 2011 के कांस्टेंट प्राइसेस पे जीडीपी जो हम देखते हैं, तब केवल 3.8% ग्रोथ हुआ है पिछले 3 साल में, जो काफी नहीं है गरीबी को हटाने के लिए। तो यहाँ से बहुत हमें और तेजी से बढ़ना होगा। कोविड के कारण जो -20% कोविड के कारण हो गया था, उसका सारा खामियाजा भुगत रही है इकोनॉमी, वहां से निकल आए हैं। तो बट अब जैसे टू व्हीलर के नंबर देखिए तो 20% नीचे हैं अभी भी, 2019-2018 के 30% नीचे हैं। तो कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जहां अभी भी रिकवरी आनी है, बट ओवरऑल काफी तेजी से ये इकोनॉमी बढ़ रही है। तो मार्केट के लिए अच्छा है, अगले 2 साल 5 साल बहुत अच्छा रहेगा मार्केट के लिए। ये निकल जाए टाइम, मैं कह रहा हूँ 6 महीने निकल जाए ये रेट हाइक्स के, उसके बाद सब अच्छा लगता है।